नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइव प्लान स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के आने की क्या मुख्य परिस्थितियां थी जो भारत में कैबिनेट मिशन योजना लाया गया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी जो भारत में कैबिनेट मिशन योजना के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। तो सबसे पहली परिस्थिति ये थी कि 1945 में चर्चिल की रूढ़िवादी सरकार का इंग्लैंड में पतन हो गया था और उसके स्थान पर इटली की श्रमिक दल सरकार इंग्लैंड में स्थापित हो गई थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि 1946 में नौसैनिक विद्रोह होने के कारण जन आंदोलन जन क्रांति का रूप ले चुका था और अंग्रेजों को यह लगने लगा था कि अब भारत में ज्यादा दिन तक शासन करना उनके बस की बात नहीं है। तीसरा सबसे प्रमुख कारण यह था कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इंग्लैंड पर लगातार अमेरिका, जापान और चीन प्रेशर बना रहे थे कि अब भारत को इंग्लैंड को आजाद कर देना चाहिए। ये भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर था जो ये मुख्य कारण के रूप में निर्भर करके आ रहा था कि भारत में कैबिनेट मिशन योजना लाया जाए। तो इसके संदर्भ में आप देखेंगे कि ये भारत में कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आता है और 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव को दिल्ली में प्रकाशित करवाया जाता है। और इस प्रकाशन में जो सबसे मुख्य रूप से जो सदस्य होते हैं वो होते हैं स्टोफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आता है और इसके दो सदस्य होते हैं स्टोफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो आइए देखते हैं इसकी क्या क्या सिफारिशें थी और ये भारत के संविधान में कहां तक ज्यादा उपयोगी है। देखिए, भारत में आता है कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना यह भारत में आता है 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली में पहुंचता है कैबिनेट मिशन योजना और दिल्ली में पहुंचने के बाद यह 16 मई 1946 को यह अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। जो 3 सदस्य होता है इसमें पहला सदस्य स्टोफोर्ड क्रिप्स, दूसरा ए.बी. अलेक्जेंडर, तीसरा पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस 3 सदस्यीय है कैबिनेट मिशन योजना भारत में आता है 24 मार्च 1946 को और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट का ये प्रकाशन करता है, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष होता है और स्टोफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य होते हैं। ये क्या क्या सिफारिशें करता है? पहली सिफारिशें करता है और आते ही धमाका करता है। धमाका ये करता है कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर देता है। इसकी सिफारिशें होती हैं। पहली सिफारिश करता है, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करता है। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करता है। पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत कर दी जाती है, सबसे पहला काम करता है। दूसरा, अंग्रेज भारत और भारतीय रियासतों के लिए एक संघ की स्थापना करने की बात करता है। दूसरी सिफारिश करता है अंग्रेज भारत, जिसको हम लोग ब्रिटिश भारत बोलते हैं, अंग्रेज भारत और भारतीय रियासतों के लिए एक संघ की स्थापना करने की बात की जाती है कैबिनेट मिशन प्लान में। अंग्रेज भारत का मतलब क्या होता है?
अंग्रेज भारत का मतलब ये होता है कि जहां पर अंग्रेज शासन करते थे, और भारतीय रियासतों का मतलब ये तो होता था कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित वो भारतीय रियासत जिनको अंग्रेज मान्यता देते थे कि आप लोग यहाँ शासन करिए, और वहां के कर व्यवस्था को अंग्रेजों के माध्यम से जो अंग्रेज नीतियां बनाते हैं उसको अपने यहाँ लागू कीजिए और करों को वसूल करके अंग्रेजों तक पहुंचाइए। यह दो रूपों में बटा था भारत। पहला अंग्रेज भारत था, दूसरा भारतीय रियासत थे। भारतीय रियासतों में राजे और रजवाड़े शासन किया करते थे। उसके बाद में जब अंग्रेज भारत और भारतीय रियासतों के लिए संघ की स्थापना करने की बात की गई, साथ ही साथ प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार वो भारतीय रियासतों के नियंत्रण में रखने की बात करते हैं। साथ ही साथ प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार, ये तीन जो बहुत महत्वपूर्ण मामले होते हैं, इनको अंग्रेज भारत और भारतीय रियासतों के नियंत्रण में रखने की बात की जाती है, जिसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, संचार, ये तीनों को अंग्रेज भारत और भारतीय रियासतों के अंतर्गत एक नियंत्रण करने की बात की जाती है। यानी भारतीयों पर पूरा नियंत्रण करने की बात की जा रही है इसमें। और इस पे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार, इन तीनों पर अब कौन सा इसमें कौन नियंत्रित करेगा? अंग्रेज भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि इस पे क्या करेंगे? इस पे नियंत्रण करेंगे। और सबसे खास बात, अन्य सभी जो विषय बनेंगे, जो इसके अतिरिक्त अन्य विषय होंगे, उस पर प्रादेशिक विधानसभाओं के पास उनको नियंत्रित करने की शक्तियां होंगी। अन्य सभी विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रादेशिक रियासतों के पास होगी। प्रादेशिक रियासतों के पास होगी, और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को सौंप दी जाएंगी। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को सौंप दी जाएंगी। यानी अन्य जो शक्तियां होंगी वो प्रांतों को सौंप दी जाएंगी। अवशिष्ट शक्तियां जब प्रांतों को सौंप दी जाएंगी तो प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वह कार्यपालिका और विधानमंडल करने का क्या होगा? निर्माण करने का अधिकार होगा। प्रांतों को अलग अलग विधानमंडल और कार्यपालिका का निर्धारण करने का अधिकार होगा। प्रांतों को अलग अलग विधानमंडल बनाने का अधिकार होगा। अब कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा के गठन के बारे में क्या क्या प्रावधान करती है, आइए इसको देखते हैं। संविधान सभा के गठन के बारे में कैबिनेट मिशन योजना कौन कौन से नए रास्ते सुझाती है। सबसे पहली बात इसमें क्या करती है? सबसे पहले जनसंख्या की बात करती है। जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक प्रांतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सभी स्थान आवंटित किए जाएंगे। सबसे पहली बात करती है कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आवंटन। सबसे पहला काम, जनसंख्या जितनी होगी उतनी सीटों का आवंटन
किया जाएगा। सबसे पहला यह प्रावधान करती है संविधान सभा के गठन के बारे में कैबिनेट मिशन योजना। दूसरी बात करती है कि सदस्यों की कुल जो संख्या होगी वह 289 होगी, जिसमें 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या 289 होगी, जिसमें 93 सदस्य देशी रियासतों के होंगे। 93 सदस्य देशी रियासतों के होंगे। 93 सदस्य देशी रियासतें कहेंगे और कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 289 होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या रिकमेंड करता है? नेक्स्ट रिकमेंडेशन ये करता है कि प्रत्येक वर्ग अपने लिए एक उप संविधान का निर्माण कर सकेगा। यानी और भी जो वर्ग इससे असंतुष्ट होगा वो क्या कर सकता है? वो अपने लिए एक नया संविधान बना सकता है, लेकिन यह संविधान सभा के गठन की सहमति के बाद ही जो है वो अपने लिए नए संविधान का निर्माण कर सकता है। प्रत्येक वर्ग अपने लिए उप संविधान का निर्माण कर सकेगा। नेक्स्ट क्या करता है? 10 वर्ष के पश्चात संविधान को संशोधन करने का अधिकार होगा। 10 वर्ष बाद संविधान को संशोधन करने का अधिकार होगा। यानी संविधान सभा जो संविधान का गठन करेगी उसको 10 वर्ष बाद अपने संविधान में संशोधन करने का अधिकार होगा। और यह क्या था? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। 10 वर्षों बाद संविधान को क्या करना चाहिए? संविधान को पुनः संशोधन करने का अधिकार होगा। उसके बाद भारतीय रियासतों से अंग्रेजी जो सबश्रेष्ठता था वो पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय रियासतों से अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता समाप्त कर दी जाएगी। यानी अब भारत में संविधान का शासन चलेगा। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। उसके बाद 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में सम्मिलित हो जाती है। 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग संविधान सभा में सम्मिलित हो जाती है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है और 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग संविधान सभा में सम्मिलित हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।